डेट है आज 20 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, शॉर्टकट में क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है PQMS, प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए भी। ये दोनों चीज़ क्या हैं और इनका काम क्या है, किसने लॉन्च किया है, बस 3 चीज़ हमें याद रखनी है। लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है अभी, नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने लॉन्च किए हैं। 2 ऑनलाइन पोर्टल हैं ये। ऑनलाइन पोर्टल का मतलब ये समझ लो वेबसाइट है। वेबसाइट किस काम आएंगी ये, जो भी ट्रेडर हैं वो सर्विस ले सकते हैं। ट्रेडर मतलब व्यापारी, आसानी से ये पेस्टिसाइड वगैरह या प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सर्विस ले सकते हैं इससे, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनकी सहायता मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए, सिस्टम के जरिए आसानी से निर्यात आयात कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 और 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो एक शेयर मनी होगी। शेयर मनी का मतलब एक उत्सव हो रहा है, उत्सव चलेगा कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में जामनगर है, जामनगर प्लेस में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये है। यहाँ पे फर्स्ट तरीके की, अपने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, यानी कि अपने तरीके की पहली ऐसी शेयर मनी हो रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेयेसस, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और टेड्रोस है जो, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इस शेयर मनी में। WHO ने डिस्क्राइब किया है ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, टोटल समय, नॉलेज का, स्किल का, प्रैक्टिस जो इंडिजिनसली या डिफरेंट कल्चर में प्रैक्टिस की जाती हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन आप जानते हो क्या होती हैं, देखो ऐसी दवाइयाँ जो रीति रिवाजों से चली आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ नहीं है जो आपको स्टोर पे मिल जाएं। जंगली जानवर, मान लो जंगल में, फॉरेस्ट एरियाज में कोई ऐसी जड़ी बूटी होती है जिसको सिर्फ लोकल पीपल जानते हैं। जैसे जंगल में, फॉरेस्ट में कुछ लोग रहते हैं, उनके चोट वगैरह लग जाती है तो कुछ ऐसी जड़ी बूटी लेके आते हैं, उसे पिला देते हैं या उस चोट पे लगा देते हैं, जल्दी ठीक हो जाता है। तो ऐसी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इनको प्रमोट करना है इस शेयर मनी के जरिए हमारे इंडिया में, क्योंकि ये नॉलेज भी देती हैं, स्किल्स भी हैं, और इंडिजिनस डिफरेंट कल्चर हैं जो ये परफॉर्म की जाती हैं, इनके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। इनमें देखो ना तो दवाई, जैसे मान लो किसी को दवाई देनी है, कोई बीमार हो गया, चोट लग गई, तो ना तो इसमें डायग्नोज करने की ज़रूरत होती है, यानी कि डायग्नोज मतलब टेस्ट करने की ज़रूरत। जैसे आप जाओगे, जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं उसके पास जाओगे, आपकी टेस्ट करेगा, खून टेस्ट करेगा, यानी कि ब्लड टेस्ट करेगा, देखेगा, या एक्सरे वगैरह करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, देखेगा क्या बीमारी है। इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं किया जाता, और इनमें फिर भी हेल्थ को मेंटेन किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है डिसीज़ को, बीमारी को, और फिजिकल और मेंटल इलनेस दोनों को ट्रीट किया जाता है इनके ज़रिए। इसमें देखो एक्यूपंचर, आयुर्वेदिक मेडिसन, हर्बल मिक्सचर, ये सब शामिल होते हैं, और साथ साथ मॉडर्न मेडिसन भी शामिल होती हैं ट्रेडिशनल मेडिसन में। एक्यूपंचर मतलब प्रेशर जो होता है, एक्यूप्रेशर के ज़रिए ठीक किया जाता है। जैसे मान लो आपके हाथ पे, पैर पे बहुत सारे पॉइंट है जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनको दबा के, उनको प्रेस करके ठीक किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं बॉडी की, तो इन सब को मिला के ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हैं जो एंशियंट टाइम से हमारे इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही हैं। एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन समय से प्रैक्टिस की जा रही हैं हमारे इंडिया में। इनमें देखो योगा है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो हिस्टोरिकली हमारे इंडिया में परफॉर्म की जाती हैं। और जैसे आयुर्वेदा, योगा है हमारी कंट्री में, सिद्धा सिस्टम है। सिद्धा सिस्टम प्रीडोमिनेंटली, मुख्यतः रूप से तमिलनाडु और केरल, इन दोनों स्टेट में परफॉर्म किया जाता है सिद्धा सिस्टम। मेडिसिन का एक सिस्टम है सोवा रिगपा सिस्टम, ये प्रैक्टिस किया जाता है मेनली लेह लद्दाख में, हिमालयन रीजन में, जैसे सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग एरिया में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति एरियाज़ में यह परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्या समीक्षा केंद्र। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए। विद्या समीक्षा केंद्र का मतलब क्या है और इसका काम क्या है, कौन सी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। देखो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पे जाएंगे, टूर पे जाएंगे गुजरात में 18 अप्रैल को। किस लिए विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे ये गुजरात में, गुजरात का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग, उसने ये सेंटर बनाए हैं विद्या समीक्षा केंद्र बोल लो या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इनको विजिट करने के लिए जाएंगे।
इनका काम क्या और कब लॉन्च किए गए थे? देखो इनका इनॉग्रेशन किया गया था जून 2021 में। जो पहले चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के विजय रूपाणी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था, शुभ आरंभ किया था। ये टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2.0 या विद्या समीक्षा केंद्र बोल लो, ये स्टार्ट किए थे। ये केंद्र काम क्या करते हैं? काम करते हैं सर्विलेंस का, निगरानी का। ये देखते हैं कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इनरोलमेंट कितना है, उनकी अटेंडेंस कितनी है, यानी कि बच्चों ने अपने आप का एडमिशन कराया है या उनके माँ बाप ने एडमिशन कराया है स्कूल में, और अगर एडमिशन कराया है तो उनकी अटेंडेंस पूरी है, स्कूल भी आते हैं या नहीं आते, और अगर स्कूल आते हैं तो कुछ सीख के जाते हैं क्या नहीं, लर्निंग आउटकम निकलती है, और काफ़ी समय तक वो स्कूल में रुके रहते हैं या फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लास पढ़ के ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल से बाहर हो जाते हैं, फिर पढ़ने के लिए आते ही नहीं है। या स्कूल एक्रीडिटेशन, स्कूल को मान्यता प्राप्त है या नहीं है, स्कूल को मॉनिटर किया जाता है, टीचर को मॉनिटर किया जाता है, ब्लॉक वगैरह सबको मॉनिटर किया जाता है, और क्लस्टर रिसोर्सेज एंड सेंटर है उनका कोऑर्डिनेटर, सबका इसमें मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ स्कूल जिस लिए बनाए गए हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, नहीं आ रहे हैं, वो कुछ सीख के जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये सब की मॉनिटरिंग की जाती है। यानी कि इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे भाई साहब इम्प्रूव होगी ना लर्निंग आउटकम। जब मॉनिटरिंग की जाएगी, हमारे देश में यही तो कमी है। देखो कोई काम किया, उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती अच्छे से, देखा नहीं जाता कि वो सही से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये मॉनिटरिंग की जाएगी कि हाँ स्कूल अच्छे से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और स्कूल में जाके कुछ सीख रहे हैं, तो इससे एजुकेशन इम्प्रूव होगी, लर्निंग आउटकम इम्प्रूव होगी और बढ़ेगी। ये जो सेंटर है गांधीनगर के सेक्टर 19 में लोकेटेड है, और ये सेंटर है जो, ये सेंटर बेस्ड है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पे, इस पे बेस्ड है ये सेंटर जो बना हुआ है गुजरात के इस गांधीनगर के सेक्टर 19 में। सेक्टर 19 है ना, सेक्टर 19। नेक्स्ट टॉपिक है इनविक्टस गेम्स। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये गेम किस तरह के होते हैं और कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कौन कराता है, ये 2-3 चीज़ें इसमें जाननी है हमें। इसका अभी 2022 का जो एडिशन हो रहा है, ये 16 अप्रैल को शुरू हुआ। कहाँ पे हुआ? नीदरलैंड की कैपिटल है राजधानी हेग। और नीदरलैंड कहाँ पे? ये यूरोप में एक कंट्री है भाई साहब, ये नीदरलैंड जर्मनी के पास है यहाँ पे। इसमें लिखा नहीं हुआ, आप अपने बड़े मैप पे देख सकते हो, आपके रूम में लगा होगा। तो ये हेग में 16 अप्रैल को स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे यूक्रेनियन टीम ने भी पार्टिसिपेट किया। यूक्रेन की जो टीम है उसने भी, यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा है, यूक्रेन तो पता है आपको कहाँ पे, ये है यूक्रेन भाई साहब, ये वाला यूक्रेन, इसकी टीम ने भी पार्टिसिपेट किया। और यहाँ के जो नीदरलैंड के प्रिंस हैं, प्रिंस हैरी, उन्होंने ट्राइब्यूट पेड किया यूक्रेनियन टीम को, श्रद्धांजलि दी। और गेम्स कब तक चलेगा? 16 से 22 अप्रैल तक ये चलेगा। ये कब स्टार्ट हुए थे? ये इनविक्टस गेम ये स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट एडिशन स्टार्ट हुआ था इसका 2014 में, लंदन से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर ये 2016 में यूएस के ऑरलैंडो प्लेस में हुए, कनाडा के टोरंटो प्लेस में 2017 में, 2018 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और अगला 2023 का जो एडिशन होगा वो जर्मनी के डूसलडॉर्फ में होगा इसका एडिशन 2023 का। ये गेम्स किस तरह के होते हैं? देखो कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इन गेम में? जैसे ओलंपिक होते हैं ना हर 4 साल में, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल में होते हैं, इस तरह से पैरा ओलंपिक भी होते हैं। पैरा ओलंपिक किन के लिए होते हैं? जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, पैरा ओलंपिक होता है उनके लिए हर 4 साल में। इसी तरीका का ये है इनविक्टस गेम। इनविक्टस गेम में कौन पार्टिसिपेट करता है? इसमें कौन करते हैं? जो ऐसे पर्सन, ऐसे प्लेयर, खिलाड़ी जो घायल हैं, वाउंडेड हैं, इंजर्ड हैं, चोट लग गई किसी को, या सिक मिलिट्री सर्विस पर्सनल है, कोई बीमार है, मिलिट्री में शामिल कर्मचारी है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। या वार वेटरन है, युद्ध में किसी ने लड़ाई लड़ी और वो घायल हो गया, इंजर्ड है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं गेम्स में। यानी कि पैरा ओलंपिक जो गेम है उनकी तरह ही है। इनके भी यानी कि बॉडी पार्ट थोड़े इंजर्ड होते हैं, घायल होते हैं, इसलिए उनके लिए गेम कराया जाता है ताकि इनको प्रमोट किया जा सके, इनको प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले। ये जो वर्ड है इनविक्टस, इसका मतलब है अनकॉन्क्वर्ड। अनकॉन्क्वर्ड का मतलब है जिसे जीता ना जा सके। हु मतलब दोज पर्सन हु कैन नॉट बी वन, यानी कि जिसे जीता ना जा सके, आप जिसे जीत ना सको, जिस पे जीत हासिल ना कर सके, उसे बोलते हैं अनकॉन्क्वर्ड या इनविक्टस।
ये जो गेम्स हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी कि इस गेम को कराया जाए? इस गेम की इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिली थी, एक कवि हैं, फेमस कवि हैं ब्रिटिश के, यानी कि ब्रिटेन के कवि है, ब्रिटिश पोइट हैं, विलियम अर्नेस्ट हैनले। इन्होंने 1875 में एक कविता लिखी थी जिसका नाम था इनविक्टस। उस कविता से ही प्रेरणा लेके ये लंदन में 2014 से स्टार्ट किए गए थे इनविक्टस गेम्स। और कराए किसने थे? प्रिंस हैरी का ही ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि प्रिंस हैरी ने स्टार्ट करवाए थे ये। इन्होंने वॉरियर गेम्स की जो सेरेमनी हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 2013 में, वो अटेंड की थी। ये चाहते थे वॉरियर गेम्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में 2013 में हुए थे, इस तरह के गेम लंदन में भी होने चाहिए, सिमिलर गेम्स। तो तब इन्होंने 2014 में स्टार्ट कराए थे लंदन में भी, अगले साल ही। नेक्स्ट टॉपिक है विश्वा दीन दयालन। ये भाई साहब एक लड़का है, बॉय है, जिसकी डेथ हो गई है। कौन थे? बस ये याद रखना है आपको। टेबल टेनिस प्लेयर थे, खिलाड़ी थे। अभी इनकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। न्यूज में इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंडोलेंस प्रकट की है। कंडोलेंस का मतलब है दुख प्रकट किया है, सांत्वना दी है इनकी डेथ पे। टेबल टेनिस तो आप जानते हो क्या होता है? टेबल टेनिस, टेबल होती है, टेबल पे भाई साहब छोटी सी बॉल होती है और हाथ में डंडा होता है, वो बल्ला, उससे खेलते हैं टेबल टेनिस। ये 83rd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली थी, उसमें भाग लेने वाले थे। गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे थे, रोड पे एक्सीडेंट हो गया इनका। ये इमेज में देख सकते हो भाई साहब, ये हैं विश्वा दीन दयालन। नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकॉन इंडिया 2022। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक सेमिनार हो रहा है। सेमिनार मतलब कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग हो रही है, सिंपल भाषा में मीटिंग हो रही है। कब से, मतलब कब होगी ये मीटिंग? ये 29 अप्रैल को होगी बेंगलुरु में। बेंगलुरु तो आप जानते हो कर्नाटक में, कैपिटल है कर्नाटक की। प्राइम मिनिस्टर इसका शुभ आरंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे इसको। फर्स्ट एवर सेमीकॉन इंडिया समिट होगा ये, जो हो रहा है इंडिया में। किस लिए हो रहा है ये? सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए हो रहा है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये होते हैं। ये आपके फ़ोन में भी लगे होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है भाई साहब, फ़ोन, मोबाइल, टीवी, आपका एसी, फ्रीज, ये फ्रीज में, इस शायद फ्रीज में भी होते हैं। हाँ, ये जो होते हैं इस तरह के, इस टाइप के होते हैं, ये सारे सेमीकंडक्टर हैं। ये सेमीकंडक्टर ये हैं। देखो कंडक्टर तो आप जानते हो ना क्या होता है? कंडक्टर मतलब सुचालक, जिसमें से बिजली आसानी से पास हो सके। जैसे मान लो एक चांदी की रॉड है या एल्यूमिनियम की रॉड है, लोहे की रॉड है, इसमें से बिजली पास हो सकती है आराम से, उसे बोलते हैं कंडक्टर, सुचालक। एक होता है आपका नॉन कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर भी बोल सकते हो या नॉन कंडक्टर बोल सकते हो, कुचालक हिंदी में बोलते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ जिससे बिजली पास ना हो सके, जैसे सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी इसलिए, अगर गीली लकड़ी होती है तो उससे भाई साहब बिजली पास हो जाती है, करंट लग जाएगा आपको। अगर अभी एक तरफ से बिजली का तार लगा हुआ है और एक तरफ से आपने पकड़ रखी है तो बिजली करंट मार देगी आपको। तो जिसमें से करंट पास हो सके वो कंडक्टर, जिसमें से नहीं हो सके वो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। लेकिन ऐसे कोई भी ऐसा, मान लो कोई भी चीज़ जिसमें से करंट पास भी हो सके, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं जितनी तेज़ी से कंडक्टर से होता है, और इतना धीरे भी नहीं, इतना बिल्कुल ना के बराबर भी नहीं जैसा इंसुलेटर से या नॉन कंडक्टर से पास नहीं होता है। यानी कि दोनों के बीच का काम करे, इसलिए सेमीकंडक्टर नाम है इनका, सेमीकंडक्टर। सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस है जो, इसका शुभारंभ तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन इनॉग्रेट कर रहे हैं सिर्फ वो। इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, यानी कि इसका आयोजन कौन कर रहा है, कंडक्ट कौन करा रहा है इस सेमिनार को? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भाई साहब याद रखना, ये मिनिस्ट्री ये ऑर्गेनाइज कर रही है, आयोजित ये कर रही है, ये वाली मिनिस्ट्री। 29 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 1 मई तक चलेगी ये कॉन्फ्रेंस, मीटिंग चलेगी। इसमें डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, वर्ल्ड मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन, ये थीम रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है। और इसका टारगेट यही होगा कि पूरे वर्ल्ड से जितने भी भाई साहब एकेडमी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, आओ हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बताओ और हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करो। ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को जो भी प्लेयर हैं उनको प्रमोट करना है, एक तरह से हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकें। यानी कि बेस्ट माइंड को पूरे वर्ल्ड से अट्रैक्ट करना है यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए, रिसर्च अकेडमिया इन सब से करना है, ताकि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाया जा सके सेमीकंडक्टर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग।
इंडिया और फिनलैंड की ये देखो मीटिंग हुई है। फिनलैंड के एक आए भाई साहब मंत्री, ये है फिनलैंड, आप देख रहे हो जो रसिया के पास। इंडिया फिनलैंड ने अनाउंस किया है कि एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बनाया जाएगा, इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर, यानी कि ऑनलाइन एक सेंटर होगा ऑनलाइन क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। बहुत बड़ा लेक्चर है भाई साहब, मैं 1 मिनट में नहीं बता सकता क्योंकि वो 25 से 30 मिनट का लेक्चर है, इसे समझने में बहुत टाइम लगेगा। प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शॉर्टकट में बता देता हूँ फिर भी मैं, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। आपके घरों में कंप्यूटर लैपटॉप होंगे, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर का काम क्या होता है ये बताओ आप। भाई साहब कैलकुलेशन का काम होता है। जैसे आपके हाथ में कैलकुलेटर हो, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर क्या काम करता है, कैलकुलेट करता है, आपकी प्रॉब्लम है कोई परेशानी सॉल्व करता है, कोई भी आपको जमा करना है, घूमना घटा भाग कुछ भी करना है। ऐसी कंप्यूटर का क्या काम है, बहुत सारी ऐसा डेटा है मैनेज करना, प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेटिंग करना, कंप्यूटिंग करना, यही काम होता है। लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, वो भी सेकंडों में काम कर सकता है, लेकिन ये सेकंड से भी कम, बहुत ही कम, हजारों गुना कम टाइम में ये काम कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। ये क्वांटम स्टेट, इसकी प्रॉपर्टी है विशेषता कि क्वांटम स्टेट जो होती है उस पे काम करते हैं, क्वांटम स्टेट या क्वांटम मैकेनिक्स उस पे काम करते हैं और बहुत तेज़ी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर। और उसी को जो प्रोसेस करता है क्वांटम कंप्यूटर, उसी को बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये प्रोसेस हो गया। डिटेल में देखो आप वहाँ समझ सकते हो कैसे काम करता है ये क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे काम करती है, उस लेक्चर में बताया हुआ है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने विजिट किया है, और एक फिनलैंड के मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के मीका लिंटेला, ये अभी इंडिया में ही है, इन्होंने अनाउंस किया है ये। और इन्होंने एक MOU भी साइन किया है इस वर्चुअल सेंटर के लिए। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एग्रीमेंट ही साइन किया है, ये लगा लो समझौता। इंडिया की साइड से 3 प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं, IIT मद्रास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईसर पुणे है। आईसर का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। आईसर अपने तरीके के ये 7 इंस्टीट्यूट हैं केवल हमारे इंडिया में, पुणे में है, कोलकाता में, ये बहुत फेमस हैं। इनके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, या जो IIT का एग्ज़ाम होता है ना JEE का, उसके द्वारा भी इसमें स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। CDAC एक पुणे में बना हुआ है ये CDAC। तो ये 3 इंस्टीट्यूट हैं, ये इंस्टीट्यूट वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ये इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये जो मूव है यानी कि स्टेप उठाया गया है, इससे पहले देखो नवंबर 2020 में जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई थी एक इंडिया और फिनलैंड की, उसमें दोनों कंट्रीज़ ने कोऑपरेशन की थी कई सारी फील्ड में। कौन कौन सी फील्ड है वो, 5G टेक्नोलॉजी के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, सस्टेनेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग एकेडमिया, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप, दोनों कंट्री साथ में मिलकर आएंगी, कोऑपरेट करेंगी इन क्षेत्र में। तो उसी का एक तरह से पार्ट है ये, उसी को आगे बढ़ाने के लिए एक ये स्टेप है इंडिया और फिनलैंड का। बैकग्राउंड इसमें ये है, जो वर्चुअल समिट है लास्ट मार्च में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर फिनलैंड के मिस सना मारिन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पॉइंट आउट किया है कि फिनलैंड का लीडिंग रोल है क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी में, और ये फिनलैंड की क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी इंडिया को सहायता कर सकती है इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में ये सहायता कर सकती है फिनलैंड की ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी। तो दोनों कंट्री चाहते हैं कि इंडिया फिनलैंड शेयर करें अंटार्कटिका ट्रीटी के लिए कंसल्टेटिव मेंबर्स को भी। अंटार्कटिका ट्रीटी देखो 1961 में ये केम इनटू फोर्स हुई थी, यानी कि लागू हो गई थी। अंटार्कटिका ट्रीटी में ये था कि जो ये मैप है भाई साहब हमारा, ये 60 डिग्री लेटीट्यूड है, यहाँ पे 60 डिग्री लेटीट्यूड से साउथ में इधर अंटार्कटिका रीजन है, जो इस रीजन में पीसफुल तरीके से रिसर्च हो, कोई ऐसा ना हो यहाँ पे बॉम्ब गोला बारूद बनाए, या कोई यहाँ पे जाके हाइड्रोजन बम कोई टेस्ट फायर करे, परमाणु बम एटम बम का यहाँ टेस्ट करे, इससे तो यहाँ की इकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। या बड़े बड़े शिप लेके जाए यहाँ पे कोई पॉल्यूशन फैलाए यहाँ पे, या ऑयल स्पिलिंग हो जाए जिसकी वजह से मछली या यहाँ पे जो प्राणी हैं, जो भी यहाँ पे जीव जंतु हैं, उनको नुकसान हो, यहाँ से जो भी बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी उसको नुकसान हो, इन सब को रोकने के लिए अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी, पीसफुल ट्रीटी है कि इसका पीसफुल पर्पज़ के लिए इस रीजन का यूज हो। और इसमें बहुत सारी कंट्री ने साइन किया था अंटार्कटिका ट्रीटी में। जो अंटार्कटिका ट्रीटी के कंसल्टेटिव मेंबर हैं फिनलैंड और इंडिया, दोनों इसको शेयर करेंगे, यानी कि अंटार्कटिका में
एक्टिव स्टेशंस भी है दोनों कंट्रीज़ का, इंडिया का भी फिनलैंड का भी। रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं अंटार्कटिका में, रिसर्च वगैरह करते रहते हैं यहाँ पे। फिनलैंड अंटार्कटिका ट्रीटी को 2023 में कंसल्टेटिव मीटिंग होगी जो अंटार्कटिका ट्रीटी की, उसको होस्ट करेगा, मेजबान करेगा फिनलैंड। और इंडिया करेगा 2024 में कंसल्टेटिव मीटिंग को मेजबान करेगा, मेजबानी यानी कि होस्ट करेगा। जो फिनिश मिनिस्टर हैं लिंतिला, जो अभी इंडिया आए हैं, उन्होंने अश्योर्ड यानी कि दिलासा दिलाई है कि फिनिश जो कंपनी है वो पार्टनर करेंगी इंडिया की कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी बताएंगी जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज में जो कार्बन इमिशन हो रहा है वो कम से कम हो, और ग्रीन हाउस पॉल्यूशन है, जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से पॉल्यूशन होता है ना, वो पॉल्यूशन घट जाए और क्लाइमेट चेंज के लिए सस्टेनेबिलिटी आए, इसके लिए कोऑपरेट करेंगी दोनों कंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस मेंस के लिए भी है, डिफेंस में आपके जीएस पेपर 3 के लिए। इसमें बहुत सारी आपको शायद ना पता हो नई चीज़ सीखने को मिलेंगी इस टॉपिक में। अभी देखो हमारे इंडिया आर्मी है, जो इंडिया आर्मी के जो मेन होते हैं, जैसे पुलिस में होते हैं ना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़ी पोस्ट, ऐसे आर्मी में होती है भाई साहब लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट। ये जनरल है जो मनोज पांडे को अभी अपॉइंट किया जाएगा, नेक्स्ट चीफ होंगे ये, यानी कि अपॉइंट तो कर दिया गया लेकिन अभी इन्होंने कार्यभार संभाला नहीं है, क्योंकि जो पिछले हैं अभी जनरल, वो अभी उनका कार्यकाल खत्म होगा अप्रैल के लास्ट में, तो तब तक वही रहेंगे। फिर नेक्स्ट चीफ होंगे ये इंडियन आर्मी के चीफ, जो इंडियन आर्मी के चीफ है उस पोस्ट को बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो जनरल होंगे मनोज पांडे अगले इंडियन आर्मी के चीफ। 29 होंगे ये, 29वें आर्मी चीफ होंगे हमारी आर्मी के। और पहली बार ऐसा होगा जो इंडियन आर्मी के अंदर ही कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर हैं, इंजीनियर की एक टुकड़ी है, इंजीनियर जाते हैं भाई साहब एनडीए के जरिए। 12वीं के बाद एनडीए का एग्जाम होता है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियर की एक टुकड़ी अलग होती है आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी को भी तो इंजीनियर की ज़रूरत होती है भाई साहब, उसमें भी तो काम करना पड़ता है। तो उसके इंजीनियर की जो कॉर्प है यानी कि टुकड़ी है, सैनिक है, उनमें से पहली बार कोई आर्मी चीफ बन रहा है और ये 29th आर्मी चीफ होंगे। ये आर्मी चीफ रिप्लेस करेंगे अभी जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ये हैं। इनका 28 मंथ तक का टेन्योर रहा है, यानी कि 30 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा इनका कार्यकाल। ये खत्म नहीं हो जाएंगे, इनका ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे का 30 अप्रैल के बाद। फिर ये बनेंगे नए आर्मी चीफ मनोज पांडे जी। और अभी कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, ये हैं। दोनों का नाम सेम ही है, अलग अलग थोड़ा सा अलग है बस। ये देखो एनडीए के अलुमनस रहे हैं। अलुमनस का मतलब होता है पहले फॉर्मर स्टूडेंट, यानी कि पूर्व छात्र रहे हैं एनडीए के। अलुमनस का मतलब छात्र बोलते हैं, छात्र रहे हो किसी यूनिवर्सिटी के या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। तो एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के अलुमनस रहे हैं ये। और लेफ्टिनेंट जनरल है जो ये पांडे, ये देखो कॉर्प ऑफ इंजीनियर में दिसंबर 1982 में कमीशन किए गए थे। और जनरल मनोज पांडे, ये इन्होंने देखो इंजीनियर रेजिमेंट है, इसको कमांड किया था। ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। ऑपरेशन पराक्रम 2001 से 2002 के लगभग चलाया गया था। ये ऑपरेशन पराक्रम इंडियन आर्मी ने किस लिए चलाया था? ये जम्मू कश्मीर में चलाया था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से कुछ सैनिक ट्रूप वगैरह या घुसपैठिए घुसाए थे, उनको खदेड़ने के लिए, हमारे इंडिया से बाहर फेंकने के लिए चलाया था ऑपरेशन पराक्रम। उसमें जो इंजीनियर की रेजिमेंट थी, टुकड़ी थी, उसको ये हेड कर रहे थे, कमांड कर रहे थे जनरल मनोज पांडे 2001-2002 में। जम्मू कश्मीर के पलनवाला सेक्टर में ये चलाया गया था ऑपरेशन पराक्रम, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, एलओसी के पास। एलओसी तो आपको पता है कहाँ पे यार, जम्मू कश्मीर में, कई बार दिखाइए। ये देखो कमांडर इन चीफ थे अंडमान एंड निकोबार कमांड के भी, इससे पहले ये कमांडर एंड चीफ रहे हैं अंडमान निकोबार कमांड के इंडियन आर्मी में। और इससे पहले इन्होंने ईस्टर्न कमांड का भी चार्ज लिया था, ईस्टर्न कमांड का। अच्छा, ये कमांड क्या है और कितनी कमांड है इंडियन आर्मी में? देखो इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड है, 7 कमांड। कमांड का मतलब ये समझ लो जैसे हम अपना हिंदुस्तान है, इसको इंडियन आर्मी के लिए 7 भाग में बांटा गया है, ताकि 7 अलग से ये इंडियन आर्मी की ये मान लो ब्रांच है, ब्रांच, और अलग अलग तरीके से यानी कि अलग अलग रीजन को ये कमांड करती हैं। जैसे 7 कमांड कौन कौन सी हैं? एक नदन कमांड है, नदन कमांड बनी हुई है ऊधमपुर जगह है, एक ऊधमपुर जगह, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे बनी हुई है ये नदन कमांड है। एक सदर्न कमांड है, ये सदर्न कमांड पुणे में बनी हुई है, मुंबई के पास पुणे में सदर्न कमांड। एक ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड बनी हुई है ईस्ट में ही, कोलकाता में, कोलकाता में बनी हुई है। एक है वेस्टर्न कमांड,
ये हरियाणा की जगह में बनी हुई है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है ना, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। चंडी मंदिर है यहाँ पे पंचकुला में, चंडी मंदिर नाम से सिटी भी है, चंडी मंदिर सिटी भी है और चंडी मंदिर भी है यहाँ पे पंचकुला में। तो चंडी मंदिर में बनी हुई है ये कमांड, ये चंडी मंदिर सिटी में वेस्टर्न कमांड है ये। और सेंट्रल कमांड बनी हुई यूपी में, लखनऊ में सेंट्रल कमांड। 5 हो गई। छठी है शिमला में, शिमला में ये देखो 6 ऑपरेशनल कमांड है प्लस एक ट्रेनिंग कमांड है इंडियन आर्मी की। 6 तो ऑपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है, ट्रेनिंग देती है ये इंडियन आर्मी के सैनिकों को, ट्रेनिंग। ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग कमांड। बहुत घिचपिच सा हो गया लेकिन आप समझ लो भाई साहब। और यहाँ पे एक 7वीं कमांड है अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार यहाँ पे आपको पता है इंडिया के इधर ईस्टर्न साइड में। तो ये टोटल 7 कमांड है, ये 7 कमांड है। इनके हेडक्वार्टर भी आपने जान लिए कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर देखे, अभी हमने सारे प्लेस के नाम याद कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है गुरु तेग बहादुर। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए भी। ये इमेज में देख सकते हो भाई, ये हैं गुरु तेग बहादुर जी। अभी न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि 21 अप्रैल को 400वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी इनकी, और प्रकाश पर्व बोला जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को। प्रकाश पर्व जब 400वां होगा गुरु तेग बहादुर जी का, उस दिन 21 अप्रैल 2022 को रेड फोर्ट पे, दिल्ली में है लाल किला रेड फोर्ट, वहाँ पे लोगों को संबोधन करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एड्रेस करेंगे लोगों को इनकी 400वीं जन्म तिथि पे। देखो भाई साहब, जब भी 400वीं, 100वीं, 200, 300, 400, ये 50वीं, 75वीं, 125वीं, 150वीं, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है ना किसी फेमस पर्सन की, तो यूपीएससी ना उनसे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा उनकी मतलब कोशिश रहती है कि उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये कौन थे, कब कब इन्होंने क्या काम किए थे, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल से आपको जानना है तो अलग से लेक्चर बना हुआ है इनके ऊपर, आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सिखिज्म के ऊपर लेक्चर बनाया हुआ उसमें मिल जाएगा, और शायद गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर अलग से भी लेक्चर बना हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। इनका जन्म होता है 1621 में, और 1675 में इनकी डेथ हो जाती है। ये 9th गुरु थे सिख गुरु, जो 10 गुरु थे, टोटल 10 गुरु। 10 गुरु के बाद जो 10th गुरु थे लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी, और फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10th गुरु थे, उनके बाद कोई गुरु नहीं बने थे सिखिज्म धर्म में। ये 9th गुरु हैं सिखिज्म धर्म में, 9th गुरु यानी कि 9वें गुरु। और ये 19 क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, 1665 से लेके 1675 तक ये सिख के लीडर रहे थे, सिख धर्म के लीडर रहे थे, नेता रहे थे, पॉलिटिकल लीडर भी और स्पिरिचुअल लीडर भी, धार्मिक गुरु भी और राजनीतिक नेता भी। लेकिन इनको 1675 में बीहेडेड कर दिया था, इनका सिर कटवा दिया था औरंगजेब ने। जानेंगे आगे लास्ट में इनके बारे में। अमृतसर पंजाब में इनका जन्म होता है 1621 में। और ये गुरु हरगोविंद जी जो 6th गुरु थे सिखिज्म में, उनके ये बेटे थे, यंगेस्ट सन थे, सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटे बेटे थे। इनके 115 हिम्न का मतलब जो मंत्र होते हैं ना, मंत्र, ऐसे 115 हिम्न लिखे हुए हैं। सिखिज्म की जो हॉली बुक है ना, हॉली बुक मतलब पवित्र पुस्तक, गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होली पुस्तक का नाम है सिखिज्म धर्म में। जैसे हिंदू धर्म में रामायण गीता, मुस्लिम धर्म में है कुरान शरीफ, या इस्लाम, इस्लाम का तो हो गया मुस्लिम, ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन में बाइबल होली पुस्तक, ऐसे सिखिज्म धर्म में है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। उन जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं इनमें इनके मंत्र लिखे हुए हैं 115 इनके द्वारा लिखे हुए थे, वो शामिल किए गए थे बाद में। ओरिजिनली इनका नाम था त्यागमल, लेकिन इनकी बहादुरी देखते हुए इन्होंने मुगल फोर्सेस से काफ़ी लड़ाई लड़ी, और इनकी गैलेंट्री और ब्रेवरी देखते हुए इनका नाम रख दिया तेग बहादुर, त्यागमल से। तो ओरिजिनल नाम क्या था, त्यागमल, और बाद में तेग बहादुर रखा गया इनका नाम। इन्होंने आनंदपुर साहिब सिटी बनाई थी, जहाँ पे अभी जो अमृतसर में टेम्पल है ना, गोल्डन टेम्पल, वो आनंदपुर साहिब के नाम से भी जाना जाता है उसको। गुरु तेग बहादुर जी एग्जीक्यूट किए गए थे औरंगजेब के ऑर्डर पे, औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था, तब इनको गर्दन काट दी थी गुरु तेग बहादुर जी की। और 6th मुगल एम्परर थे औरंगजेब। सिख होली प्रीमाइसिस जो गुरुद्वारा, यानी कि सिख होली प्रीमाइसिस का मतलब है भाई साहब, सिख धर्म में होली प्रीमाइसिस यानी कि पवित्र स्थान क्या होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं। इनके नाम पे गुरुद्वारा बने हुए हैं। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ दिल्ली में, एक गुरुद्वारा रकबगंज साहिब बना हुआ दिल्ली में ही।
ये दोनों गुरुद्वारे इनके लिए बनाए गए थे, गुरु तेग बहादुर जी के लिए। जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है ये बनाया गया था यहाँ पे जहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है ना दिल्ली में, सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास है, आसपास थोड़ा, ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया गया था, यहीं पे गर्दन काटी गई थी गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब के कहने पे। और जो गुरुद्वारा रकबगंज साहिब बना हुआ है दिल्ली में, वहाँ पे इनका दफनाया गया था, क्रेमेशन किया गया था। तो इसलिए गुरुद्वारे बनाए गए यहाँ पे दिल्ली में। नेक्स्ट टॉपिक है मिस्ट्री लीवर डिसीज। देखो एक बीमारी है ये, और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। इस बीमारी का नाम रख दिया मिस्ट्री लीवर रहस्य। क्यों रख दिया? क्योंकि भाई साहब अभी तक मिस्ट्री है, किससे होती है बीमारी, अभी तक रहस्य ही है, मिस्ट्री है, पता नहीं चला है, इसलिए इसका नाम रखा है मिस्ट्री लीवर डिसीज। इसके केसेस कहाँ कहाँ पे मिले हैं? यूएस यूके में तो मिले ही हैं, स्पेन डेनमार्क और नीदरलैंड में देखे गए हैं इसके केस। हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कहा है कि अभी तक क्या है कि इस बीमारी का कारण क्या है वो ढूंढा नहीं गया है, अभी तक मिस्ट्री है, अभी तक रेस चल रही है, ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट, डॉक्टर वगैरह ढूंढ रहे हैं। अभी तक कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, एविडेंस मतलब कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है कि किससे होती है बीमारी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं स्कॉटलैंड में, उनका कहना ये है, उन्होंने बस ये हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस का मतलब सिर्फ इमेजिन किया, कल्पना की है कि ये लीवर डैमेज जो होता है एडेनो वायरस की वजह से हो रहा है। और ये लार्ज ग्रुप ऑफ वायरस है जो सर्कुलेट करता रहता है रेस्पिरेटरी और आई इन्फेक्शन की तरह, यानी कि आई इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नुकसान हो जाता है इसकी एडेनो वायरस की वजह से। अल्टरनेटिवली ये जो बीमारी है, ये देखो ऐसा भी मानना है कुछ डॉक्टर का कि कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है, ये कोविड-19 का ही ऐसा अनडिटेक्टेड वेरिएंट हो सकता है। वेरिएंट मतलब इसने ही अपना म्यूटेशन कर लिया कोविड-19 ने, बहुत सारे बने ना इसके, ओमिक्रॉन और बहुत सारे अल्फ़ा बीटा गामा, कई नाम दिए गए इसके वेरिएंट के। म्यूटेशन कर लेता है ना ये कोविड-19, म्यूटेशन का मतलब है चेंज, अपने आप में चेंज कर लेगा ये। कई बार हमने पढ़ा है म्यूटेशन के बारे में, दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मान लो ये वायरस है कोरोना वायरस, ये उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं और अंदर से ये इसमें आरएनए है कुछ, मान लो ऐसे है। अब जब ये बॉडी में किसी में घुसता है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8, ऐसे रेप्लिकेट करता रहता है, मल्टीप्लिकेशन, गुना करता रहता है अपने आप की। और जब ये करता रहता है गुना तो अपने आप को भूल जाता है कि ये ओरिजिनल कैसा था। तो ये जब एक बार इसका चेंज हो जाता है, तो ये मान लो पहले ऐसा था तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा, आरएनए इसका ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसमें चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब चेंज हो गया इसके आरएनए में, क्योंकि आरएनए बेस्ड वायरस है। तो ऐसा मानना है कुछ डॉक्टर का कि ये कोविड-19 का ही इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हो रहा है। रिसर्चर ये कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन जो कॉजेज है सीरियस लीवर इन्फ्लेशन या हेपेटाइटिस का, जो हेपेटाइटिस जिन बच्चों में है उनमें ये क्या है नेगेटिव देखा गया है, उनमें कोई ऐसी मिस्ट्री लीवर डिसीज़ है नहीं, तो उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं किया कर रहा है ये, ऐसा भी माना गया है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो इसका कोई है नहीं कि ये वायरस से हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से हुआ है। बस कुछ बिलीव कर रहे हैं कि इसके पीछे, बीमारी के पीछे कारण हो सकता है कोरोना वायरस का ही म्यूटेशन। इसके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं जब ये बीमारी हो जाती है? इसमें देखो डार्क यूरिन, थोड़ा डार्क हो जाता है यूरिन पेशाब, पेल फेसेस, जो फीकस है यानी कि फीकस है वो पेल पीला हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है इसमें, जॉन्डिस का मतलब पीलिया बोलते हैं, पीलिया, आई और स्किन पीली हो जाती है, इची स्किन हो जाती है, जो त्वचा है उसमें खुजली चलने लगती है, नौसी, बेचैनी, वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो जाती हैं, लेथार्जी, आलस्य आता है बॉडी में, स्टोमक पेन, पेट में दर्द होता है और हाई टेम्परेचर होता है बॉडी का। ये इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो कुछ है नहीं, यही थे आज के टॉपिक।